नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टेलीविजन आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 जून है और 25 जून अगर याद करें, इतिहास के पन्नों में अगर हम झांकने का प्रयास करें तो लगभग लगभग हमें लगभग 1975 का दिन हमें जरूर याद आता है। और 1975 एक ऐसा टाइमलाइन है जो भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि हर एक युवा इस देशवासी के लोगों को क्लियर जानना चाहिए। खासकर अगर एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह आप करते हैं, खासकर बड़े एग्जाम यूपीएससी पीसीएस वगैरह, तो इसके जो बेसिक होते हैं उसके बेसिक इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए आपका जो एक पूरा जो स्टोरी है, इसका जो पूरा बैकग्राउंड उसको जानना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मेरे पास भी कुछ वक्त था, तो मैंने भी प्लान किया कि आज 25 जून है, तो 25 जून के इस अवसर पे उस पूरी स्टोरी को आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करूं। कुछ बात ऐसा है कि लगभग अगर मतलब सिर्फ 1975 और 1977 के पीरियड को सिर्फ समझ लेना, सिर्फ इमरजेंसी की टाइमलाइन को समझने के इक्वल नहीं। अगर आपको 1975 और 1977 की जो बीच का जो टाइमलाइन है, अगर उस टाइमलाइन को अगर आपको समझना है तो आपको लगभग 1969 से लेकर के आपको 1975 का जो टाइमलाइन है उसको आपको समझना होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टोरी को एक साथ बता देना। मैं इसको 2-3 पार्ट में बांट करके आप लोगों के समक्ष मतलब 2-3 दिन के अंदर में ही वो एक एक वीडियो करके आप लोगों के समक्ष मैं प्रेजेंट करूंगा। तो मैं इसको सब डिवाइड करने का प्लान किया है कि मैं इस वीडियो को कैसे सब डिवाइड करूं। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे 1971 के पहले जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव होता है और विधानसभा के चुनाव होता है, वो सब एक साथ हुआ करता था। लेकिन 1971 के बाद ये जो मतलब जो पीरियड है आपका लोकसभा का और विधानसभा की जो मतलब चुनाव होते हैं उसमें डिफरेंस हो गया। और उस 1971 का जो समय था वह मतलब अपना जो पड़ोसी है पाकिस्तान, जो पहले दो पाकिस्तान हुआ करते थे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में कुछ अपनी इसकी पूरी कहानी है कि कैसे मतलब एक पाकिस्तान मतलब टूट करके एक बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इसको पूरे बैकग्राउंड को समझेंगे, मतलब 1971 से लेकर के 1973 का जो एरा है उसको समझेंगे। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि 1973 और 74 में क्या हुआ, जिसमें आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे गुजरात में मतलब वहाँ के जो सीएम थे उनसे इस्तीफा लिया गया। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी मतलब सीएम को लेकर के बहुत सारी बातें उठाई जा रही थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण थी। देखा जाए तो एक अमूलचूल परिवर्तन के रूप में, एक उभरते हुए नेता के रूप में यहाँ उभर कर आते हैं और एक पूरी क्रांति को मतलब अपने हाथ में लेकर के लीड करने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ आपने नाम सुना होगा, लालू प्रसाद यादव हो गए, रामविलास पासवान हो गए, ये लोग उस समय स्ट्रगलिंग फेज में थे एज ए लीडर। उसके बाद मैं बात करूंगा उसी में 1973 और 74 के ही टाइम में कि जैसे रेलवे हड़ताल हुआ करता था, उस रेलवे हड़ताल की मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर जब हम बात करेंगे जो थर्ड वीडियो जो हमारा होगा, उस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे 1975 से 77 के बीच में। 1975 में लगभग राजनारायण केस मतलब का जो रिजल्ट था वो आ गया था, और उस राजनारायण केस के जो रिजल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पब्लिश कर दिया था, तो उसको लेकर के जो उस समय की जो वजीर आजम इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उनके शासन पीरियड को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे उसको हम लोग समझेंगे। और उसके लिए कितने अमेंडमेंट किए गए, मल्टीपल अमेंडमेंट किए गए, और वो अमेंडमेंट क्या अभी के समय में वैलिड है कि नहीं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और टोटल समरी के तौर पर हम लोग लास्ट वीडियो के माध्यम से मतलब हम वहां तक पहुंच जाएंगे जिससे आप इतना
कैपेबल हो पाएंगे, इतना आपके अंदर समर्थता जरूर हो जाएगी कि आप एनालिसिस खुद से कर पाएंगे कि 1975 से 77 के बीच का जो इमरजेंसी था क्या भारत के हित में था या नहीं। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सेल्फ एनालिसिस करना होता है, कोई डायरेक्टली आपको मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं कहता है ये सारी बातें। बस आपको बीइंग ए इंडियन आपको हर एक चाहे जो भी गवर्नमेंट रहती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जानने का हक होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि मतलब कि आप अगर उसी प्रकार से गवर्नमेंट, क्योंकि आप सामान्य तौर पर गवर्नमेंट का सिलेक्शन हम ही जनता करते हैं, तो अगर हम जनता जो है तो हमें ये जानने का भी हक होता है कि जो हमारी सरकार जो है वो क्या कर रही है, हमारे हित में काम कर रही है कि नहीं। अगर हमारे हित में काम नहीं कर रही है तो उसके पीछे क्या कारण, उसके अगर काम नहीं कर रही है तो हम जनता को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, क्या प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए तो पीसफुली करना चाहिए या रिवोल्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें मतलब एक बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए सिविल सर्विस एस्पायरेंट आप सभी को जानना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग 1970 से 1972 और 73 तक का मतलब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आज की वीडियो में हमारा यह प्रयास होगा कि जो बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ, ऐसे क्या कारण हुए कि इंदिरा गांधी का सपोर्ट बांग्लादेश को मिला और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। देखिए हम बात करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करेंगे तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, मतलब हम लोग एक साथ ही आजाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान, ये पहले एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मतलब दो मुल्क हो गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से वहाँ का पॉलिटिकल कैरियर किसी भी लीडर को लेकर के मतलब अच्छा नहीं रहा। कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो अच्छा से चल नहीं पाती है। उसके बाद वहाँ का जो सेना है, वहाँ की सेना डिक्टेटरशिप के तौर पर काम करती है। उनको जो अच्छा लगता है उन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ के वजीर आजम सेलेक्ट किए जाते हैं। अभी तो मतलब कुछ इसमें चेंजेस करने का प्रयास किया जा रहा है मतलब वहाँ के द्वारा, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली आप समझिए कि मतलब जो पाकिस्तान है वहाँ का जो लीड करने की जो मतलब पावर है वो पावर वहाँ के मतलब सैनिक के दौरान है। वो 1970-71 का समय था, एक ऐसा समय जब वहाँ के जो मतलब सैनिक को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था याहिया खान। वह एक सैनिक डिक्टेटर थे। और मैं अगर बात करूं पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से मेरा तात्पर्य है कि मतलब आज का पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान के उस समय जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम था मेरे ख्याल से जुल्फिकार अली भुट्टो, आप लोग नाम से वाकिफ होंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी से लड़ रहे थे। और एक साइड से अगर मैं बात करूं जो मतलब ईस्ट पाकिस्तान है, तो ईस्ट पाकिस्तान में जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान रहमान साहब, वो वहां पर लड़ रहे थे। और दोनों लोग मतलब चुनाव लड़ने की पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे, अपना अपना जो भी जिस प्रकार से आज भी मतलब चुनाव प्रसार होते हैं उसी प्रकार का चुनाव प्रसार उस समय भी वहां चल रहा था। तो अगर एक एंगल से देखा जाए तो मतलब जो रहमान साहब थे, रहमान साहब को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो फुल्ली मुस्लिम बेस्ड कंट्री था। तो वहां पर मतलब उर्दू की बोलबाला ज्यादा थी। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वहाँ मतलब बंगाल के लोग ज्यादा निवास करते हैं और बंगाली भाषा उनकी मतलब फेवरेट लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज को लेकर के इन दोनों मतलब इस मतलब एक ही कंट्री थे और एक ही कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होना मतलब विवाद होना शुरू हो गया। क्योंकि रहमान साहब चाहते थे कि मतलब जिस प्रकार का दर्जा अगर उर्दू को आप दे रहे हैं उसी प्रकार का दर्जा आप मतलब बांग्ला लैंग्वेज को भी दीजिए। जिस प्रकार का प्रमोशन आप उर्दू को लेकर के दे रहे हैं, जिस प्रकार का प्रमोशन आप मतलब
जॉब को लेकर के आप उर्दू बेस्ड पीपल को दे रहे हैं, उसी प्रकार का प्रमोशन आप बांग्ला भाषी लोगों को भी कीजिए। लेकिन अब कौन समझाए, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान को, वो लोग ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। टोटल सीटें जो थी, चुनाव जिस मतलब अगर लड़ा गया टोटल सीट, तो उस समय 300 मतलब टोटल सीट थी। और उस 300 सीट में लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 168 प्लस सीट लेकर के आ गए मुजीबुर रहमान साहब। अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ के जो भुट्टो साहब जो चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव में हार जाते हैं। और जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के जो रहमान साहब थे, मुजीबुर रहमान, उनको ज्यादा वोट मिलता है। और वोट मिलने के बाद विजयी होते हैं, और विजयी होते हैं तो अब तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपका मतलब दायित्व होता है, और पूरे कंट्री का भी दायित्व होता है, आर्मी का दायित्व होता है कि वो सपोर्ट करे कि जो मेजोरिटी में है उसकी सरकार बनाई जाए। लेकिन अब क्या होता है कि जबरन जो भुट्टो साहब को 1971 के आसपास उनको मतलब पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाता है। तो यहाँ पर रहमान साहब को मतलब काफी दुख होता है कि देखिए, आपको हमसे कम वोट मिले, हमसे कम वोट मिलने के बाद आप कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसको लेकर के जो रहमान साहब थे, रहमान साहब ने मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट जैसे मतलब महात्मा गांधी करते थे, मतलब नॉन वायलेंस टाइप असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने लगा। अब प्रॉब्लम होने के बाद से मतलब अब हुआ क्या कि अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है, भुट्टो साहब ने अब वहां के याहिया खान थे, मतलब तानाशाह सैनिक को जो लीड कर रहे थे, उनको मतलब अपनी कुछ अपनी बातें हुई, उनके द्वारा कुछ प्लानिंग हुआ, और प्लानिंग के तौर पर कि एक सेना मतलब भेजी जाए पूर्वी पाकिस्तान में, और वहां पर मतलब जो सॉरी जो भुट्टो की सेना है वह जाए पूर्वी पाकिस्तान में, और वहां पर जो मुजीबुर रहमान साहब जो है, वो जो मतलब अहिंसक आंदोलन शुरू किया है, उस पर अटैक किया जाए, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। तो एक याहिया खान ने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्च लाइट। और ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया तो वहां पर सैनिक गई, मतलब आज के पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में, और जा करके काफी ब्रूटल बिहेवियर करने लगे वहां पे। मैं ज्यादा ओपनली आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इमेजिन जितना कर सकते हैं उतना प्रकार की ब्रूटल बिहेवियर किए गए, चाहे वो औरत हो चाहे वो लड़की हो, उसके साथ गलत बिहेव किया गया। जो लोग वहाँ के नवयुवक थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और भी जो अच्छे अच्छे लीडर थे उनको गायब कर दिया गया। इस प्रकार की समस्याएं काफी बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ कि जब आप देखिएगा, जब आज का जो बांग्लादेश है, वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से काफी ज्यादा सीमा साझा करते हैं। तो वहां से बांग्लादेश के बहुत सारे लोग, जिसको रिफ्यूजी बोलेंगे, शरणार्थी कहेंगे उसको, वो लोग भर भर के मतलब भारत आने लगे। जब भारत आने लगे तो इधर इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, और इंदिरा गांधी के लिए यह थोड़ा सा प्रेशर बनने लगा कि अब इनका क्या करें, क्योंकि भारत इनिशियल स्टेज से ही दूसरों को हमेशा से आश्रय देते आ रहा है। हमारा इतिहास में मतलब ऐसा रहा है कि हम हमेशा दूसरों को मतलब आश्रय देते आए हैं, और फ्यूचर में देते भी रहेंगे, और देंगे भी भविष्य में। इतना प्रकार का उसको लेकर के, लेकिन धीरे 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 जो मतलब रिफ्यूजी जो लोग थे, उस रिफ्यूजी लोग की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। और काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य है, जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, तो यहाँ पर असम हो गया, इसमें लोग एंट्री करने लगे हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि संसाधन का जो होगा उसको वो लोग यूज करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट की जो फंडिंग की जाती है उसमें वो लोग कुछ अपना पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ के भारत के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी को मतलब ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने मतलब कुछ हेल्प करा, किनको, जो लोग बांग्लादेश से
भारत आए थे, और वो लोग अपना से मतलब तैयारी करने लगे कि हम पाकिस्तान से अपना बदला लेंगे और एक हम अपना नया कंट्री बनाएंगे जिस पर पूरा वर्चस्व सिर्फ और सिर्फ बांग्ला लैंग्वेज का होगा। और उन्हीं लोगों ने एक टीम बनाया जिसको मुक्ति वाहिनी कहा जाता है, और मुक्ति वाहिनी बन करके उन्होंने अपना ट्रेनिंग लेना नॉर्थ ईस्ट में शुरू कर दिया। और उनका यही प्लान था कि हम प्रयास करेंगे ट्रेनिंग लेने के बाद कि हम जो पाकिस्तान हमारे साथ, जो पश्चिमी पाकिस्तान है हमारे साथ जो इलीगल कर रहा है, उसको हम यहाँ से खदेड़ फेंकेंगे और खदेड़ करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक नए देश का निर्माण करेंगे जिसमें किसी प्रकार की लैंग्वेज को लेकर के, किसी भी प्रकार के कल्चर को लेकर के कोई भी इशू नहीं होगा। हमारा देश, हमारा मुल्क हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। ये जो नारा था वह मुक्ति वाहिनी का था। अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ तक की, तो लगभग लगभग पाकिस्तान को अच्छे सपोर्ट मिल रहे थे। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वहाँ के मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया था उसको यूएसए का। और यूएसए के उस समय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम निक्सन था। और निक्सन ये बात जानते थे कि उनको लग रहा था भारत जो है वो सपोर्ट ले रहा है यूएसएसआर से। और उस समय अगर आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में जाए तो कोल्ड वार के एरा को समय रखें कि एक जो कंट्री था, जैसे वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक था जो मतलब कैपिटल बेस इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, और एक जो इकोनॉमी था वह कम्युनिज्म बेस इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे। तो कम्युनिज्म बेस इकोनॉमी जो था वो था आपका मतलब यूएसएसआर में, और कैपिटल बेस इकोनॉमी था वो था आपका अमेरिका में। और दोनों देश अपना अपना टीम बढ़ा रहे थे, कंट्री को मिला रहे थे कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए। और एक दूसरे के अंदर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि कब वार हो जाएगा। तो इस प्रकार के वार को हम लोगों ने नाम दिया था कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के समय में अपनी अपनी मतलब अपनी अपनी जो भी कंट्री थे अच्छे, वो अपना टीमें बना रहे थे। तो उसी में एक बड़ा सपोर्ट था वो पाकिस्तान को यूएसए दे रहा था। उसका भी बड़ी कारण था कि वो पाकिस्तान को ही क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए एक जो आज का अफगानिस्तान है पहले से ही काफी विवादित रहा है। और अफगानिस्तान में मतलब पॉलिटिकल अप डाउन कैरियर चल रहा था। वहां पर मोनार्क था, उस मोनार्क को हटा करके लोग मतलब वहां पर क्या बोल रहे हैं, वहां पर जनतंत्र लाने का प्रयास कर रहे थे। तो अमेरिका को यह डर लग रहा था कि अगर मानते हैं कि और अगर अफगानिस्तान में अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई तो किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। तो वह पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि वह पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में अपने कुछ सैनिक भेज सके, कुछ लोगों को भेज सके, जिसमें वहां पर मतलब कुल मिलाकर के मतलब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट न बने, डेमोक्रेसी वहां पर लाई जाए। ये प्रयास था कुल मिलाकर के यूएसए का। तो यूएसए ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान मतलब समझ ही रहे हैं कि मतलब पूरा मतलब हाइपर था। उसके बाद उस समय चाइना की अगर बात करें तो चाइना में माओ जेडोंग थे, और माओ जेडोंग भी शुरू से ही मतलब सपोर्ट करते आ रहे थे पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए कि कल के करंट अफेयर की क्लास में मैंने बताया था जो शिलोंग का जो क्षेत्र है ऊपर वाला, मतलब कश्मीर के ऊपर वाला, तो वहां को लगभग 1963 में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था। तो कुल मिलाकर के इससे लेकर के हमेशा जो चाइना जो रहा है वो प्रयास करता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को बुद्धू बना करके अपने फेवर में इसको रखे। अब अब यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है इंदिरा गांधी को लेकर के कि इंदिरा गांधी को लेकर के कुछ चैलेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। चैलेंजेस का मतलब क्या है, चुनौती क्या है इनकी? कि देखिए एक छोटा सा कंट्री जिसको मतलब चाइना और यूएसए जैसे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के फेवर में कोई नहीं था उस समय। ऐसी कोई शांति मतलब शांति समझौता भी यूएसएसआर के साथ नहीं हो पाया था। और 1971 का समय भारत के अगर इंटरनल स्तर पर अगर आंतरिक क्षेत्र पर अगर देखने का प्रयास किया जाए तो भारत के आंतरिक क्षेत्र भी काफी जटिल चल रहे थे। अगर आप देखिएगा तो 1962 में चीन के साथ वार हो गया आपका, 63-64 में आपके पाकिस्तान के साथ हो गया। फिर आप देखिएगा लगभग 64 में लगभग आपका
जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर कर जाते हैं। उसके बाद 66 में आपके लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर हो जाते हैं। फिर 1966-67 के बीच में जो भाभा थे, जहांगीर भाभा, जहांगीर भाभा का मतलब डेथ हो जाता है। उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर के जो अगर नई मतलब यहाँ पर कांग्रेस भी होता है, वो कांग्रेस भी दो पार्ट में पड़ जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो मतलब कुछ कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे भारत में। और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान मतलब इस प्रकार के इलीगल वर्क शुरू कर दिया था। और जब इलीगल वर्क शुरू कर दिया था तो भारत में शरणार्थी लोग ज्यादा बढ़ रहे थे, और बढ़ रहे थे तो हमारी समस्याएं बढ़ रही थी। तो इसके लिए जब उसके बाद हुआ क्या कि 1971 के एंड में स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के, वो यूएसएसआर के दौरे पर गए। और वहां पर राजदूत पहले से विद्यमान थे जिनका नाम था डीपी धर। डीपी धर वहां पर मौजूद थे, और वहां पर एक वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वहां पर काफी मतलब इन्होंने कुछ प्लान किया, और प्लान का ये एक सक्सेस रहा उनका प्लान। और 1972 के आसपास एक शांति ट्रीटी हुई, संधि हुई भारत और यूएसएसआर के बीच में, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब यही कारण हुआ कि जैसे ही यूएसएसआर का भारत को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, भारत के जो समय वजीर आजम हुआ करते थे इंदिरा गांधी, उनको थोड़ा सा अंदर से ताकत मिला कि हाँ चलो भाई, अब तो कुछ तो हो रहा है, अब हम कुछ तो कर सकते हैं। और यही सिलसिला ठीक ठाक चल रहा था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म किए जा रहा था। इसी बीच बात क्या है कि 3 दिसंबर 1971 के समय याहिया खान ने भारत पर अटैक कर दिया। 3 दिसंबर की बात है, 1971 को याहिया खान ने भारत पर अटैक कर दिया। अब इंदिरा गांधी पहले से सोच रही थी कि हमें पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना है। अब जब उसने ही हमें ऑफर कर दिया तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम भी इस पर अटैक करेंगे। और कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि मतलब 3 दिसंबर को मतलब वार स्टार्ट होता है, और 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने एक मतलब स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित कर दिया। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्होंने भारत के जो हेड जनरल थे उनके सामने इस्तीफा दे दिया। वहां पर लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 से लेकर के 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। जो उस समय जो जनरल हुआ करते थे उनका नाम था न्याजी, जनरल न्याजी। और भारत के जो जनरल थे जिसके सामने जो समर्पण किया गया न्याजी के द्वारा, उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। ये भी मतलब काफी हस्ती थे, और मतलब इनके भी मतलब एक करियर का एक बहुत बड़ा फल था कि मतलब कोई देश के जो हेड जनरल हैं उनके सामने सरेंडर बोलना है, तो ये मतलब किसी भी तौर पर मतलब थोड़ा सा प्राउड फील करने वाली मोमेंट हो जाती है। और फिर उसके बाद एक शिमला समझौता होता है भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। और समझौता ये होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कभी भी किसी प्रकार का विवाद होगा, चाहे वो कश्मीर का विवाद हो, चाहे कोई वो रिवर डिस्प्यूट हो, नदी विवाद हो, चाहे कोई भी विवादित अगर कोई मुद्दा आता है, तो उसमें कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। सिर्फ पाकिस्तान और भारत बैठ करके क्या उस समस्या पर डिस्कस करेंगे। पहला ये बात हो गया। उसके बाद जो लगभग 93,000 सैनिक जो लगभग भारत के हैंड में थे, उसको क्या करना था, पाकिस्तान को हैंड ओवर करना था, और एक नए देश जो बांग्लादेश बन चुका था। तो कुल मिला के बात यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आकर बनती है कि हम यहाँ तक वाकिफ हो गए कि मतलब बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद उसी समय लगभग 13 स्टेट में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, और चुनाव हुए, और उस चुनाव में मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस का मतलब बोलबाला रहा। लेकिन 3-4 स्टेट ऐसे रहे जिसमें चुनाव नहीं हुए, जिसमें कुछ विवाद चल रहे थे। उसको आगे देखेंगे कि ऐसा क्या विवाद थे, ऐसे क्या समस्याएं चल रही थी। ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि मतलब
अगर स्टेट में विधानसभा में अगर आपकी अच्छी खासी सीट हो जाती है तो सीट होने के बाद मतलब आपकी पावर में दिखने लगते हैं, आपकी बातें मतलब में वेट हो जाता है, आप जो कहते हैं वो करने की काबिलियत भी रखने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आई, मतलब 27वां संविधान संशोधन लेकर के आई। अब 27वां संविधान संशोधन क्या कहता है? संविधान अगर 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो एक छोटी सी इसमें एक लाइन है, बहुत सारी उसमें 2-4 लाइन है, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझ बताने का प्रयास करूंगा। एक टर्मिनोलॉजी है कि नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एनिया एक्ट 1971 में आया, जिसके तौर पर जैसे मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले ये सारे जो स्टेट थे वह नेफा का पार्ट होते थे, सब एक ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जिसको बोला जाता था, वो सब एक के पार्ट हुआ करते थे। तो जब एनईआर एक्ट 1971 में लेकर के आया गया तो मणिपुर और आपको त्रिपुरा को एक स्टेट मान लिया गया। और मैं कहूं तो 1986 में लगभग अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राजीव गांधी द्वारा राज्य घोषित किया गया था। मतलब मैं इसको लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि 1971 में मिजोरम और त्रिपुरा को अगर राज्य का दर्जा मिला तो 1986 में यही दिमाग में बिठा लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला। तो जब राज्य का दर्जा मिलने का मतलब यह है कि ध्यान रखिए, जब भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो मतलब राज्य का दर्जा दिया गया तो उसमें कौन सी गवर्नमेंट थी? तो उस समय गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की। और त्रिपुरा की अगर हम बात करें और मणिपुर की अगर बात करें तो वो जो बात आती है वो इंदिरा गांधी के टाइम के समय आती है, और वह आधारित है 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पर, जिसमें एनईआर एक्ट के तौर पर इसको लागू किया गया। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। और 1973 में एक सीआरपीसी एक्ट को लागू किया गया। उस सीआरपीसी एक्ट के तौर पर यह हुआ कि जो आज के सिविल सर्वेंट हैं, जैसे आजकल जैसे डीएम साहब हैं, तो उनके अंदर पहले एक पावर हुआ करता था, जुडिशरी पावर हुआ करता था। उस जुडिशरी पावर को क्या किया गया, हटा दिया गया। पहले कुछ ऐसे मामले होते थे जो इस प्रकार का जो डीजे फैसला लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उस प्रकार के कुछ पावर डीएम में हुआ करते थे। तो सीआरपीसी 1973 एक्ट के तौर पर इसको हटा दिया गया। ये तो हो गया लगभग 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके तत्क्षण ही किए गए। और इसमें प्रयास किया गया थोड़ा सा जो सिविल सर्वेंट हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी पावर थोड़ा सा घटाने का प्रयास किया गया। 28वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 314 को हटा दिया गया। आर्टिकल 314 जो है वह जो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग के तौर पर जो लोग मतलब सिविल सर्वेंट जो सेलेक्ट किए जाते हैं उनको उसमें सेवा शर्तें जो होती हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल देती है, उनको कुछ अलग सकारात्मक और कुछ अलग बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट आर्टिकल 314 में विद्वान था, जिसको मतलब अमेंडमेंट 28 के तौर पर 314 आर्टिकल के माध्यम से उसको हटा दिया गया। ठीक, आप समझ रहे हैं इस बातों को कि मतलब थोड़ा सा मतलब ये अटपटा होने लगा। ये इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पूरे स्टोरी को समझेंगे तब जाकर के आप 1975 और 77 के बीच का जो टाइमलाइन है उसको समझ पाएंगे। जब तक आपके पास स्टोरी नहीं होते हैं आप प्योर जजमेंट पर नहीं जाते हैं। तो कभी भी एक एक्चुअल जजमेंट करने से पहले हमें यह नीड होती है कि हम उसकी स्टोरी को अच्छे से जान। मेरे ख्याल से आप लोग 27 अमेंडमेंट भी समझ लिए, 28 अमेंडमेंट भी समझ लिए। अब हम बात करते हैं उसी समय 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। और 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में वही मामला जा सकता है कि जब कोई लॉ हो, लॉ कोई विधि अगर उसका व्याख्या करना होगा, उसकी एक्सप्लेन करना हो, तो उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पहला। दूसरी बात ये कही गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 30 में
कि जितने भी पहले की अगर मैं बात करूं कि जितने भी अगर दो तीन जैसा दो हाई कोर्ट आपस में किसी एक लॉ को लेकर के टकरा गए, तो जो लॉ को लेकर के जो विवाद आएगा उस विवाद को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बाकी किसी मुद्दे पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ये भी अगर बात करें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 30, ये भी थोड़ा सा विवादित हो जाता है कि आप सिर्फ इसी दो ही टर्म्स एंड कंडीशन पे क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको तो जरूरी है कि जब जैसे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं, चाहे और भी है कि मतलब एक कोर्ट आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, दूसरी कोर्ट में आप नहीं आप जा पा रहे हैं, तो आपको मतलब आप जो भी आपको हक है वो हक नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर उस एंगल से यहाँ पर समझे तो उस कुल मिलाकर मतलब 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी वास्तविक हित में नहीं था। उम्मीद है कि आप सब इस बात को समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि और यही समय था जब 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, 31वां संविधान संशोधन किया गया, और 31वां संविधान संशोधन करके जो अभी लोकसभा की सीट जो है 552 हो गई है, उस समय 525 हुआ करती थी, उस 525 को बढ़ा करके 549 कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार का क्वेरी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो मैं प्रयास करूंगा कि कल मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करूं, लेकिन एक दो वीडियो के माध्यम से पूरी इमरजेंसी को मैं कंप्लीट करूंगा। मेरा कमिटमेंट है, तो मैं अपना पूरा करूंगा ही। तो निरंतर बने रहिए, पढ़ते रहिए।